तो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है हम तो भाग एक में 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल को रखा गया है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है तथा इधर यूनियन एंड टेरिटरी है। तथा इसमें एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कन्फेडरल जो आसानी से अलग हो जाते हैं, दूसरा फेडरल होता है जो कुछ मजबूती से जुड़े रहते हैं, तथा तीसरा होता है यूनियन जो कि कितना भी ये एड़ी चोटी का जो लगा लो कभी अलग नहीं हो सकता। तथा इसके दूसरे में कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के बारे में जानकारी आप पहली अनुसूची में जाकर देख सकते हैं। तथा तीसरे में कहा गया है कि भारत इस आर्टिकल 1 में 3 प्रकार के क्षेत्रों को रखा गया है। तो सबसे पहले आते हैं स्टेट, जो कि भारत में 29 स्टेट हैं उनके बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि। तथा दूसरे में यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, जिसमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा दीव नगर हवेली आदि को। तथा तीसरा अर्जित क्षेत्र अर्थात भारत अगर भविष्य में चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। तथा आर्टिकल 2 कहता है कि संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर अर्थात राष्ट्रपति को सूचना दे देना है कि हम इस देश को मिलाने जा रहे हैं। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ऐसा किया भी गया है। सन 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का परिराज्य बनाया गया है तथा 1 साल तक सिक्किम देखा कि भारत कैसा देश है। तथा 36वां संविधान संशोधन करके सन 1957 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया तथा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तथा आर्टिकल 3 कहता है अब मिला लिया, मिलाने के बाद कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी भी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें किया जा सकता है। तथा इसका कुछ उदाहरण है, जैसे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था तथा यूपी को उत्तराखंड से अलग किया गया था तथा बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। तो तथा आर्टिकल 4 इन सब की अनुमति देता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा उसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, जिससे अर्थात इसे 50% बहुमत पर अर्थात सामान्य बहुमत पर इसे सरकार पारित कर सकता है। इसी भी अब भाग 2 देखते हैं। तो भाग 2 कहा गया है नागरिकता के संबंधित कानून है। नागरिकता का सबसे पहले ये बोला था, अरस्तू ने सिद्धांत दिया था। तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले यदि आपका जन्म भारत में होता है, आपके माता पिता का जन्म इंडिया में हुआ है तथा संविधान लागू से पहले भारत में आप रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता की बात करता है। जब विभाजन होता है तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए तथा कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए तथा कुछ लोग बीच में फंस गए, जिस कारण से ये फंसे व्यक्ति अगर भारत 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है तो इसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो उन्हें 6 महीना का परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता अर्थात विभाजन के बाद कुछ लोग पहले भारत में आए, फिर भारत अच्छा नहीं है कहकर फिर से पाकिस्तान चले गए तो इसकी नागरिकता की बात करता है। अर्थात 1 मार्च 1947 के बाद गए हो, यदि भारत से आप 1 मार्च 1947 के बाद गए हो तो आपको 6 मंथ के बाद ही नागरिकता प्राप्त होगी। आर्टिकल 8 कहता है विदेशी में रह रहे लोगों की नागरिकता। हमको पता है कि भारत जब आजाद नहीं होता तो विदेशी में आंदोलन करने के लिए बहुत सारे विदेशी क्रांतिकारी भारत से विदेश गए थे, तो उन लोगों की नागरिकता की बात करता है। तो उन लोगों की नागरिकता यदि उनके माता पिता भारत का हो तो उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तथा आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप किसी भी विदेश की नागरिकता लेते हैं जैसे अमेरिका, जापान की, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी तथा भारत एकल नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनुचित कार्य न किया। यदि कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य न किया हो तब तक उसकी नागरिकता कोई समाप्त नहीं कर सकती।
आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। तो कानून का कौन सा मंत्रालय? कानून का गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधित कानून बनाएगा। तो इन्होंने बनाया कि CAA सिटीजन असाइनमेंट बिल एक्ट तथा सिटीजन असाइनमेंट बिल के नाम से यह पारित हुआ। तथा आर्टिकल भाग 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। भाग 3 में 12 से 35 तक के आर्टिकल को भाग 3 में रखा गया है। इसे मूल अधिकार तथा फंडामेंटल राइट्स कहता है। तो आर्टिकल 12 कहता है, राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तथा लोकल गवर्नमेंट तथा जितनी भी संस्थाएं हैं जो सरकार के आंशिक रूप से कंट्रोल में है, वो सभी परिभाषा राज्य स्टेट कहलाएगा। तथा आर्टिकल 13 अल्पीकरण की बात कहा गया है तथा न्याय संगत की बात कहा गया है। संगत घटा दिया। यदि संविधान लागू होने से पहले जो भी कुछ संविधान लागू होने के पहले कुछ कानून है तथा इसके बाद भी अगर कोई कानून आए जो मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तथा इसी में संविधान पर पुनर्विचार याचिका की बात कही गई है। आर्टिकल 14 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है, इक्वल बिफोर द लॉ, तथा विधि के समक्ष समान की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात ये उसी से कहता है। ये कहता है कि यदि समान परिक्षेत्र समान परिवेश में है तो उनके साथ समान व्यवहार करना अनुचित नहीं है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सरकार एवं पब्लिक क्षेत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके नाम पर? इन 5 चीज़ों पर, धर्म, जाति, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट अर्थात पॉजिटिव भेदभाव किया जा सकता है। इसी आर्टिकल में आरक्षण शामिल है जो कि एक विवादित इशू है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता एवं लोक नियोजन में समानता की बात करता है अर्थात पदोन्नति की बात करता है। इसमें जाति, लिंग, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा तथा स्थान की पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है अपृष्यता का अंत अर्थात छुआछूत अनटचेबिलिटी की अंत की बात करता है तथा एकमात्र आर्टिकल है जिसमें दंड की बात कहा गया है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत अर्थात आज़ादी से पहले भारत के लोगों को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थीं। इन उपाधियों से एक दूसरे की समानता, ऊंच नीच का ये प्रसार फैलाव होता था, जिस कारण से कोई भी अपने नाम के आगे महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर नहीं लगा सकता, किंतु सेना एवं एजुकेशन के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इसीलिए सेना में कर्नल, कमांडर आदि के आगे नाम के आगे लगाया जाता है तथा एजुकेशन में इसीलिए PhD, HD, इंजीनियर आदि नाम के आगे लगाया जाता है। आर्टिकल 19 कहता है, यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है अर्थात भारत संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें 7 प्रकार की आज़ादी दिखाई गई है। 7 प्रकार के। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात एक्सप्रेशन की, यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मौन रहना, मौन या मीडिया के क्षेत्र में तथा राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज़ादी है, आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तथा दूसरा कहता है, यदि आप अच्छा बोलते हैं तो आज सभा कर सकते हैं, सभा असेंबली से लोग जुड़ेंगे। अगर आप असेंबली से आप अच्छा बोल के लोग जोड़ सकते हैं तो आप एक संगठन बना लीजिए। संगठन के प्रचार प्रसार के लिए आप एक जगह से दूसरे जगह घूम सकते हैं। घूमते घूमते यदि कहीं पर थक गए तो आप वहाँ पर निवास कर सकते हैं। निवास करते करते यदि आपको वह क्षेत्र अच्छा लगा तो आप वहाँ संपत्ति खरीद सकते हैं, किंतु संपत्ति को संविधान संशोधन द्वारा हटा गया गया तथा यदि आप अपने जीवन यापन के लिए वहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारी आज़ादी आपको तब मिलेगी जब आप भारत की एकता, अखंडता पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तथा भारत की सुरक्षा, पब्लिक मोरल को टच नहीं करेंगे या विदेशी कोर्ट की अवहेलना तथा विदेशी संबंधों को खराब ना करेंगे, तब तक आप ये सभी काम कर सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है, दो स्थिति में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन कहा गया है। यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपको अपराध के जिस समय किया है आपको उसी समय की फांसी सजा दिया जाएगा तथा एक अपराध के लिए एक कानून
एक ही सज़ा दिया जाएगा। यदि आपने कोई एक अपराध किया तो आपको उसके लिए एक ही की सज़ा दिया जाएगा। तथा तीसरा कहता है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। यदि आप खुद के विरुद्ध गवाही देते हैं तो उसे गवाही नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है, यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें आप एकांत रह सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं, निजता, आपकी प्राइवेसी, एडल्टरी एक्ट 497 के तहत तलाक, निजता, प्राइवेसी का अधिकार है। तथा इसमें पर्यावरण, आत्महत्या एवं हेल्थ, ये सभी सरकार के लिए ज़रूरी है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो बच जाएंगे, आप एक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको सजा दिया जाएगा। तथा 46वां संविधान संशोधन 2002 के से इसे 21 का यानी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया है। से राइट टू एजुकेशन अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें कहा गया है यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे कारण बताएंगे तथा 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इसके बीच हॉलीडे एवं टाइम का या ट्रैवल टाइम नहीं जुड़ेगा। तथा निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत आप बिना वारंटी के 30 महीने तक किसी भी को रख सकते हैं तथा हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा किया गया जब कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया तो वहाँ के बड़े नेताओं को बिना सूचना के उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया। तथा खुद का वकील रखने की स्वतंत्रता तथा गवर्नमेंट, यदि आप नहीं रख सकते हैं तो गवर्नमेंट का वकील आप ले सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक्सप्लोजन, इसमें ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार एवं मानव तस्करी के खिलाफ बोलने की बात की गया है। तथा यदि आपसे कोई बेगारी, बंधुत्व एवं बलात्कार करवाता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार है। तथा जनहित एवं आपातकाल के समय में राष्ट्रपति के तहत आपको काम कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध अर्थात 14 वर्ष के आयु से कम आयु के बच्चे को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते, जैसे खदान में, माइनिंग में, पटाखा फैक्ट्री आदि में। आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात इसमें अंतःकरण की, यदि आप कोई भी धर्म को मानते हैं तो आप अंतःकरण अपने मन में रखिए, बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉ की बात करता है तथा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, आप अपने व्यक्तिगत निजी विवाह कार्य कर सकते हैं, जैसे प्रचार करना, कृपाण, हिजाब आदि पहनना। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसमें यदि आपको यज्ञ हवन करना होगा तो आप अकेले नहीं कर सकते, इसलिए सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें संगीत, संपत्ति, वैधानिक कार्य, ट्रस्ट एवं संस्थाएं स्थापित हुई। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एंट्री फीस जरूर लगेगा। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जितने भी सरकार के अंडर आते हैं स्कूल, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए यदि अल्पसंख्यक अपनी धर्म, भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा लेना चाहता है तो वह संस्था खोल सकता है। इस संस्था में इसे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तथा सैलरी गवर्नमेंट देगा। आर्टिकल 30 कहता है कि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा के लिए वह अपने धर्म, भाषा, कल्चर आदि की शिक्षा ले सकता है इस पर कोई उसे मना नहीं करेगा। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी खोल सकता है यदि अल्पसंख्यक अपनी धर्म शिक्षा एवं कल्चर, धर्म संस्कृति की शिक्षा लेना चाहता है। कल्चर कोड खोल सकता है, वह धन से गवर्नमेंट खोल सकता है तथा कल्चरल ये तथा मदरसा, संस्कृति विश्वविद्यालय ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार डिसमिस कर दिया गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 को मोरारजी देसाई ने 300 के बाहर फेंक दिया गया है। अब यह कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 32 कहता है, यह संविधान का महत्वपूर्ण आर्टिकल है, संवैधानिक उपचार प्रिविलेजेस की बात करता है। इसे भारत के संविधान की आत्मा, हार्ट, संरक्षण तथा मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल तथा इसका गारंटर कौन है, इसका गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। इसमें 5 प्रकार से रीट निकाले जाते हैं।
पहला हैबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है टू हैव द बॉडी, अर्थात 24 घंटे के अंदर यदि किसी को व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे स्वशरीर व्यक्तित्व कोर्ट में पेश किया जाए। दूसरा मैंडमास अर्थात परम आदेश। हम आदेश देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने पब्लिक ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा, जैसे सरकारी डॉक्टर आदि अच्छे से नहीं कर रहा, तो आप मैंडमास लगा सकते हैं। तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल नो प्राइवेट, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर नहीं लगा सकते तथा प्राइवेट ये क्षेत्र में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 3 कहता है क्वा वारंटो अधिकार परीक्षा की बात करता है। फर्जी नौकरी के लिए योग्य नहीं है फिर भी वह फर्जी नौकरी ले लिया है तो घूस लेके टीटी आदि को यदि कोई फर्जी ले लिया है तो आप उसके खिलाफ क्वा वारंटो का ये लगा सकते हैं। आर्टिकल तथा 4 कहता है प्रोविजन, प्रतिषेध टू स्टॉप या फनरेट, रोक देना, टू स्टे लगा देना, अर्थात हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के आदेशों काम को रोक दिया जाएगा। यह केवल राज्य में लगेगा। 5वां उत्प्रेषण सेंटर ड्यूटी अर्थात पूर्णतः सूचित किया जाता है कि फैसले के बाद भी लोअर कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट बदल सकता है। आर्टिकल 33 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स, मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। कुछ जगह मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है, जैसे सेना के क्षेत्र में, गुप्त कल्चर के क्षेत्र में, राजदूत एवं मीडिया के क्षेत्र में गुप्त ये को सीमित रखा गया है। आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ या अर्थात कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 35 कहता है भाग 3 में दिए गए जितने भी अधिकार है संसद उसमें पॉजिटिव चेंज कर सकती है किंतु नेगेटिव नहीं। तथा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, नो फंडामेंटल राइट है, हड़ताल, चक्का जाम, रोजगार, अनिवार्य रोजगार, मताधिकार, आवास ये सभी मूल अधिकार नहीं है। इसी तरह आपका भाग 1 से 3 कंप्लीट होता है। अब भाग 4 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।